13.3 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है निखिल। मीनवाइल सो श्रेय का डाउट है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये रहा 13.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 में श्रेय को डाउट है। चलो श्रेय यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पूरा तो प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस जार में हमारे पास 45 गुलाब जामुन रखे गए हैं। ठीक है, अब वो समझो कि उस 45 गुलाब जामुन में क्या है कि 30% वॉल्यूम, जैसे मान लो कि वो गुलाब जामुन जो है उसमें ऑब्वियस है बात है कुछ सॉलिड पार्ट है और कुछ लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो गुलाब जामुन अल्टीमेटली एक आपका कहने के लिए स्फीयर का शेप, या इस केस में तो कैसा शेप है, एक सिलेंडर है और साइड में दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो इस शेप का जो गुलाब जामुन है इसके अंदर आप समझ सकते हो कि सॉलिड शेप भी है, कुछ सॉलिड पार्टिकल है और कुछ लिक्विड पार्टिकल है। ठीक है, सॉलिड इन द मीन्स थोड़ा सा कुछ खाने वाला मटेरियल और एक हमारा चीनी वाला मटेरियल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% में ना अपना वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इश्यू हो रहा है, तो बार बार लाइट अप डाउन कर रहा है। ठीक है, हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इस गुलाब जामुन में ऐसे समझो कि इसका जो भी वॉल्यूम है ना उस वॉल्यूम का 30% शुगर है। ठीक है, बाकी 70% क्या है, लेना देना नहीं है, सिंपल सा 30% शुगर है। और क्वेश्चन बस हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसे जो 45 गुलाब जामुन हैं उसमें टोटल शुगर सिरप कितना होगा। ठीक है, टोटल शुगर सिरप कितना होगा। अब आपको समझना है कि भाई हम जो 30% ऑफ वॉल्यूम, जो ये चीज हमको दिया गया है ना 30% ऑफ वॉल्यूम वाला बात, तो ये वॉल्यूम आप किसका देखोगे, किसका देखोगे वॉल्यूम से, ऑब्वियस ही बात है ये वॉल्यूम हम देखेंगे गुलाब जामुन का। और जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं एक गुलाब जामुन की, तो फिर हमको अगला चीज क्या देखना होगा कि ये गुलाब जामुन का जो शेप है वो कैसा हुआ। ठीक है, ये गुलाब जामुन का जो शेप होगा ये किस तरीके का होगा। अब वो शेप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, वो क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स। ठीक है, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर्स। अब अगर एक बार इसका शेप को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो आपका मतलब अभी टारगेट होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने से पहले हमारे दिमाग में उसका शेप क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूरा गुलाब जामुन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, उसमें जो डायमीटर है, जो एंड्स पे जो सर्कल है ना उसका डायमीटर है 2.8। तो उसका डायमीटर अगर 2.8 होगा तो आप समझ सकते हो कि यहां से ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा श्रेय, 1.4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी। ठीक है, 1.4। यस तो सर। अब देखो 1.4 यहाँ निकल गया, 1.4 यहाँ निकल गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लेंथ हमको दिया गया था 5 सेंटीमीटर का। तो क्या अब आप जो बीच में जो सिलेंडर है उसका लेंथ निकाल सकते हो, बताओ। बीच में जो आपका सिलेंडर है ना, देखो ये 5 सेंटीमीटर में समझो क्या क्या चीज आया है। इस 5 सेंटीमीटर में बीच का सिलेंडर आया है, साइड का 1.4 आया है, दूसरे साइड का भी 1.4 आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, यस बोलो। सर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेंथ ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें, लेंथ ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो हो जाएगा 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.4, 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.4,
और 2 टाइम्स ऑफ 1.4 हो गया आपका 2.8, तो 5 माइनस 2.8 हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर आ गया 2.2। लेंथ मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये हाइट की बात कर रहे हैं हम, लेंथ ऑफ सिलेंडर हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बात करते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शेप कैसा दिया था क्वेश्चन ने, शेप दिया हुआ था एक सिलेंडर, साइड में 2 हेमिस्फीयर। तो जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होगे तो उस केस में आपका वॉल्यूम जो शेप आया, ये तो हमको पता है कि 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है ना, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमारा क्या होगा, एक सिलेंडर है तो V ऑफ C लिख रहा हूं सिंपली, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये फॉर्मूला में देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का आर सेम है, वो हमें पता है, एच हमको पता है, तो आप इसमें वैल्यू सब पुट करके सॉल्व कर लोगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका 30% कैलकुलेट करना है। इज दिस क्लियर? मान लो कि हमने क्या किया, ये हमारा एक गुलाब जामुन के लिए आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ये जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ये एक गुलाब जामुन के लिए आएगा, और ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो इसलिए जो भी टोटल वॉल्यूम होगा वो एक गुलाब जामुन के अंदर जितना शुगर का सिरप है उसको हम इंटू 45 कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। यस सर, समझ गया सर, कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 13.3 में किसी ने बोला था, हाँ शिक्षा ने बोला था 13.3 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हम वहां सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मैंने शायद आप लोगों को ये भी बोला हुआ है कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको मैं उठाता हूँ और व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। So question number 9, सबको ही ध्यान से सुनिएगा बिकॉज 9 एंड 8 और एक एग्जांपल है, मतलब 13.3 एक्सरसाइज शुरू होने से जस्ट पहले जो एग्जांपल है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में से एक आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के 95% चांसेस है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी 4 नंबर के लिए, 2-3 नंबर के लिए भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in a field। तो एक कैनल से एक टैंक को कनेक्ट किया गया है पाइप के थ्रू। ठीक है, और पाइप का आपको डायमेंशन दिया हुआ है सिर्फ इंटरनल। अब देखो, जैसे आप सोचो ये जो पानी वानी जाता है पाइप से, मेन जो बड़ी वाली पाइप वगैरह होती है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें एक बार,
तो गंदा बनता है ना मेरे से डायग्राम्स। ठीक है, so this is your external diameter, okay, this is your external diameter and this is your internal diameter, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो ये पार्ट है ना, ये होता है सॉलिड, मतलब कि वो जो कह सकते हो जो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल। जैसे आपका जो पेन हो गया, ठीक है, पेन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उस पेन में भी एक इंटरनल डायमीटर होता है, एक एक्सटर्नल डायमीटर होता है, और बीच में ही वो जो प्लास्टिक की बॉडी होती है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपका पाइप था, इस पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है। अब सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर के क्या क्या हमको डायमेंशंस पता होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए उसका रेडियस, और हमको पता होना चाहिए उसका हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल टैंक है, उस सिलिंड्रिकल टैंक का हमको रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 10, ये क्या दिया हुआ है 10 मीटर्स, राइट। तो डायमीटर है 10 मीटर्स, तो उसका रेडियस हो जाएगा हाफ 5 मीटर्स का। और जो यहाँ पे डीप दिया है ना, डेप्थ दिया है, डेप्थ कहने के लिए वो उसकी हाइट हो गई, ये हो गया हमारा 2 मीटर्स का, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये स्पीड जो है ना, इस स्पीड को आपको किसी तरीके से यूज करना है लेंथ के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप ये समझो कि वाटर जो फ्लो हो रहा है ना गाइस, हमारे यहाँ पे वाटर का जो फ्लो है, वाटर फ्लो कहां से कहां हो रहा है ये समझो। क्वेश्चन पढ़ के इतना तो पता चल गया कि पाइप से निकल रहा है और ये फिल क्या कर रहा है, ये टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। पाइप से निकल रहा है और टैंक को फिल कर रहा है, ठीक है। टैंक का हमको डायमेंशन पता है, वो दिख रहा होगा आपको, रेडियस 5 और हाइट 2, ठीक। अब जो पाइप से फ्लो कर कर आ रहा है पानी ना, पाइप क्या है, पाइप हमारा यहाँ पे एक तरीके से वो भी सिलेंडर है। पाइप भी हमारा यहाँ पे एक सिलेंडर है। लेकिन आप खुद सोचो कि ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या ये सही होगा या गलत होगा। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, बताइए क्या ये सही होगा या गलत होगा।
शिक्षा एंड विश्वास का कहना है रॉन्ग। बाकी लोग क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्मर जो है उसने एक पाइप को कनेक्ट किया है एक कैनल, कैनल मतलब ऐसे समझो पानी कहीं पे स्टोर्ड था, ठीक है, या फिर वो नदी वगैरह से, या क्या कहते हैं, पोखरा हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी एक जगह से, मतलब उसने पानी का कनेक्शन चाहिए था, वो उसने पाइप के थ्रू कनेक्ट किया और एक टैंक में फिल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं कि अगर वो एक, मान लीजिए एक झील हो गया, एक नदी हो गया, या एक पोखरा हो गया, वहां से अगर एक टैंक में वो पानी भर रहा है पाइप के हेल्प से, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक बोल सकूंगा? मैं नहीं बोल सकता वो, ठीक है, क्योंकि पाइप के थ्रू तो हम बस फिल करवा रहे हैं ना, पाइप के थ्रू हम सिर्फ फिल करवा रहे हैं। ये तो उसी तरीके की बात हो गई, घर पे हम लोग मोटर चलाते हैं ना, जब पानी वानी खत्म हो जाता है तो। अब जब आप मोटर चलाते हो तो मोटर क्या करता है, ग्राउंड वाटर को ही तो आपके घर के ऊपर जो टैंक लगा हुआ रहता है वहां लेकर आता है कि नहीं? ग्राउंड वाटर को टैंक में लेकर आता है। अब क्या आप मोटर ऑन करते हो और आपका टैंक भर जाता है? नहीं, आप मोटर को चला के कुछ देर छोड़ते हो, पाइप का आपको डायमेंशन पता रहता है। अब डायमेंशन हमें नहीं पता रहता, हमको एक आइडिया हो जाता है कि हम मोटर 10 मिनट चलाएंगे तो हमारा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा, राइट? तो यहां पे भी जो हमारा पाइप है ना, अब वो आइडिया कैसे लगता है ये समझो। जैसे मान लो कि आपको पापा कहते हैं कि बेटा 10 मिनट से ज्यादा मोटर मत चलाना, 10 मिनट में हमारा जो टैंक है वो भर जाएगा। तो वो होता क्या है कि मान लो आपका जो टैंक था वो है 5000 लीटर का, आपका जो टैंक था वो था 5000 लीटर का, और आपका जो मोटर है, जब आप मोटर ऑन करते हो तो वो 1 मिनट में 500 लीटर फिल कर देता है। 1 मिनट में 500 लीटर फिल कर देता है, बड़ा पाइप है, ठीक है। तो अगर आपका मोटर ऑन करने के बाद 1 मिनट में 500 लीटर फिल हो गया, तो आपके घर के ऊपर जो टैंक लगा हुआ है 5000 लीटर का, उसको फिल करने के लिए आपका मोटर कितने देर तक ऑन रहना चाहिए? 10 मिनट के लिए ऑन रहना चाहिए। तो वहां पे आपके, मतलब हम लोग को ये आइडिया रहता है कि 10 मिनट में हमारा टैंक फिल हो जाएगा, 15 मिनट में हमारा टैंक फिल हो जाएगा। तो वहां पे हमको किस चीज का एक्चुअली में आइडिया रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पाइप है, उस पाइप से किस रेट में पानी निकलकर आ रहा है, उस पाइप से किस रेट में पानी निकलकर आ रहा है, और यहाँ पे यही रेट हमको कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यही रेट हमको कहीं ना कहीं दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले 2-3 चीजें कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, द आंसर इज नो। फिर क्या होगा, टैंक टैंक कैसे भरेगा भाई? टैंक तो फिल होना है पाइप के थ्रू ही, लेकिन इसका जो इक्वेशन बनेगा ना, जो करेक्ट इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 90% वहीं पे खत्म है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट इक्वेशन है वो है टाइम फॉर विच water is flowed कितने देर के लिए हम पाइप को ऑन किए हैं, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे टाइम जो है ना, इसको मान लो कि टाइम जो मैं बात कर रहा हूं वो फिलहाल मैं आवर्स में बात कर रहा हूं, टाइम इन आवर्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कितने घंटे के लिए मैंने पाइप को ऑन किया, इनटू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप पर आर। ठीक है, क्या होता है कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि हमारा जो मोटर है वो 1 मिनट में 500 लीटर भर देता है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ पाइप पर आवर हुआ ना वो उस टाइप का वॉल्यूम हो गया कि 1 मिनट में 500 लीटर भर जाएगा, और हमको 10 मिनट ऑन करना पड़ा, तो 10 इंटू 500 हमारा 5000 जो हमारा टैंक होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। बोलो ये चीज समझ में आया क्या? ये इक्वेशन समझ में आया? इसको हम अपना घर वाला एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेंगे। घर वाला एग्जाम्पल क्या था कि हमारा जो जब हम मोटर ऑन करते हैं तो 500 लीटर 1 मिनट में भर देता है। ठीक है, हमारा टैंक तो ऑलरेडी लगा हुआ रहता है ना भाई, टैंक का तो हमको पता है कि टैंक कितने का है, 500 लीटर का है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको टाइम निकल कर आ जाएगा कि नहीं, हमको टाइम मिल जाएगा कितना, 10 मिनट का। ठीक है, तभी ना 10 मिनट इंटू 500 लीटर पर मिनट करोगे तो कहने के लिए मिनट कट गया, 500 इंटू 10 आपका 5000 लीटर हो गया। निखिल, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो घर वाला एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूं, सिंपल से जब अपने मोटर फिट करवाया ना किसी से भी, उसने आपको बता दिया कि भैया जो आपने मोटर फिट करवाया है उसमें अगर आप 1 मिनट अपना मोटर ऑन रखोगे ना तो 500 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, 1 मिनट अगर आप अपना मोटर ऑन रखोगे तो 500 लीटर भर देगा। तो ये कहने के लिए आपका वो उसने जो वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना 500 लीटर, ये उसने वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन आपको पर मिनट दिया। ठीक है, 1 मिनट का आपको इंफॉर्मेशन दिया। विश्वास का कहना है कि सर वॉल्यूम ऑफ पाइप पर आवर कैसे मिलेगा? विश्वास, ये एक तरीके से क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, एक तरीके से क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, घर में नल चलाते हो। ठीक है, अब वो नल का जो ओपनिंग रहता है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर की शेप में रहता है ना। ठीक है, नल का जो शेप रहता है उस टाइम पे आपको एक्चुअली में क्या दिखता है कि हाँ भाई इससे हमारा सिलेंडर के शेप में। अब जब आप नल ऑन करते हो तो आपका मान लो कि 5 मिनट आपने घर का छोटा सा नल ऑन किया तो वो आपका एक मग को भरने में 2 मिनट का टाइम लगा रहा है। ठीक है, एक मग को भरने में 2 मिनट का टाइम लगा रहा है, और आपका मग था 1 लीटर का। तो उस केस में जो आपका वो नल है उसने 2 मिनट में कितना फिल किया, 1 लीटर फिल किया ना। और ये रेट क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी उन्होंने कुछ इस तरीके का रेट दिया हुआ है। ये लाइन पढ़ रहे हो, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि उस पाइप में अगर हम 1 घंटे छोड़ दें, मतलब पानी को बहने दें 1 घंटे के लिए, तो मेरा पानी 3 किलोमीटर आगे तक निकल जाएगा। इसका यही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो अब निखिल, ये क्या कहते हैं, मैं जो आपको कह रहा था कि आपने जो मोटर फिट किया उसने बोला कि भैया अगर आप 1 मिनट के लिए अपना मोटर ऑन करोगे ना तो 500 लीटर आपका भर देगा 1 मिनट के अंदर, और आपने अपने घर के ऊपर 5000 लीटर का टैंक लगाया था, तो उस हिसाब से आपको कितना मिनट आपका मोटर चलाना पड़ेगा, सिर्फ 10 मिनट, राइट। 5000 बाई 500 किया आपने, तो मैं उसी इक्वेशन को मैंने वहां पे लिखा हुआ है, टाइम फॉर विच वाटर इज फ्लोड थ्रू द पाइप इनटू वॉल्यूम ऑफ पाइप पर आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी? निखिल समझ में आ रही है?
ठीक है। अब इस इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन लिखा हूं, इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी जो रेट वगैरह दिया गया है ना, वो इसी फॉर्म में दिया है। हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा यार, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन समझ में आ गया, तो हमारा मेजर पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व हो गया। हमारा इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, ध्यान से समझो, अभी मैं वैल्यू पुट करता हूं और देखता हूं कि मैं कहां पे फंस रहा हूं। हाँ टाइम तो हमको क्वेश्चन में निकालना है ना, तो उसको टी रखते हैं। टाइम तो क्वेश्चन में निकालना है, उसको टी रखते हैं। राइट साइड में जो टैंक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है। तो देखिए ये टैंक का हमको रेडियस पता है 5 मीटर का, और हमको हाइट पता है 2 मीटर का। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसका इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये लिख दिया ना। अब आते हैं बीच वाला पार्ट जहां पे दिक्कत होने वाली है, वॉल्यूम ऑफ पाइप पर आवर। पाइप कौन से शेप में है भाई, पाइप का शेप है सिलेंडर का। ठीक है। पाइप का इंटरनल डायमीटर हमको पता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हमारा रेडियस भी हमको पता है, लेकिन हमको लिखना है वॉल्यूम। और एक सिलेंडर का जब हम वॉल्यूम लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए रेडियस एंड हाइट। तो अब बताओ मैं हाइट कैसे लिखूं, अब बताओ मैं हाइट कैसे लिखूं। क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका यूज अभी तक मैंने नहीं किया, चेक इट आउट। ये यूज हो चुका है 10 मीटर, और ये 2 मीटर यूज हो चुका है टैंक में। ये 20 सेंटीमीटर जो है ये अभी यूज हो जाएगा पाइप के रेडियस में। बस यही जो रेट है ना, इसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। ये इक्वेशन जो बनाएंगे ना, तो इस इक्वेशन में पाई तो आएगा, आर हमको फिलहाल 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को मान लो कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कहां पे बात फंस रही है, बात फंस रही है हाइट पे। ठीक है। अब वही पे देखो, जैसे निखिल ने अभी चैट में बताया 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को हमको यूज करना पड़ेगा गाइस, इसी को हमको यूज करना पड़ेगा। ये लॉजिक समझो कि आपको मान लो 3 किलोमीटर पर आवर समझ रहे हो ना, 1 घंटा छोड़ दिया, मान लो अगर आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो, मतलब 1 घंटे बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 3 किलोमीटर का। तो सिमिलरली बड़ा सा पाइप था, हाँ बड़ा सा पाइप था, तो मान लो कि एक जगह पे जब पानी छोड़ा आपने, तो वो पानी 3 किलोमीटर आगे तक निकल गया पाइप के अंदर ही। ठीक है। तो यहां जो हम हाइट लेंगे, दैट हाइट विल बी एक्चुअली 3 किलोमीटर। ठीक है। दैट हाइट विल बी एक्चुअली 3 किलोमीटर, बिकॉज हम यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से। हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से। तो 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो 1 घंटे में हाइट कितना ले सकते हैं, 1 घंटे के लिए हाइट ले सकते हैं हम 3 किलोमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। बोलो क्या ये चीज आप सबको समझ में आया है। और यहाँ जो हम टी हमारा आएगा ना, ये इन आवर्स आएगा। क्या ये चीज आप सबको समझ में आई है, एवरीवन, जिन जिन को डाउट था या दिक्कत थी। इफ दिस इज क्लियर तो हमारा क्वेश्चन खत्म है, बिकॉज नाउ सिंपल कैलकुलेशंस बचे हुए हैं। ठीक है। ये पाई और पाई कट गया। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पे ये बाकी सारी चीजें मीटर में है। हाँ बाकी सारी चीजें मीटर में है, तो हमको 1 किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो t इंटू ये अंदर तो 1/5 का स्क्वायर मतलब कि 1/25 हो गया, और यहाँ पे 3 किलोमीटर जो है वो 3000
मीटर हो जाएगा। अब मीटर लिखने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ पे 25 इंटू 2, ठीक है। अब कैंसलेशंस, 25 इसको कैंसिल करो तो 25 अंदर 25, 30 में से 25 घटाया 5 बचेगा, 5 और 0 50 बन गया, तो 25 इंटू 2 50 और एक 0, ठीक है। फिर ये 2 इसको फर्दर कैंसिल करेगा, तो यहां से आपको मिलेगा 60, ठीक है। तो हमारा टाइम कितना आया फिलहाल, टाइम आया 25/60 आवर्स, 25/60 आवर्स। अब अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना गाइस, तो वही हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसमें देखो उन्होंने आपके लिए इतना सोचा है कि वैल्यूज भी ऐसे ऐसे कैंसिल हो गई, और यहां से हमारा आंसर आ गया 25 मिनट का, ठीक है। देखिए नीचे वाले पार्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट क्या था, जो ब्लू कलर से वो इक्वेशन लिखा है, और फिर उसके बाद जो मैंने वैल्यूज को पुट की है, यही दो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आया है तो ये क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद तो कैलकुलेशन था सिर्फ। सो जिनका डाउट था एंड बाकी लोग, इज दिस क्लियर नाउ? कोमल आप बीच में बहुत देर के लिए लीव कर गए थे, क्या हो रहा है? शिक्षा, इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। ओके, तो गाइज फाइनली इन शॉर्ट अगर बताना चाहूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो 3 किलोमीटर पर आवर है, वो 1 घंटे के लिए आपको कहने के लिए हाइट की तरह काम करेगा। 1 घंटे का हाइट कितना होगा वो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। एंड this is it, question number 9 done. How much time is left? बहुत टाइम बचा हुआ है अभी तो। चलो, तो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर देन, बिकॉज किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है इसमें, और प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। थोड़ा सा अब कौन सा चैप्टर बचा है, देखते हैं। तो हमारा बचा हुआ है रियल नंबर्स। हमने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कर लिया है। 2, 3, 4, 5 हो गया, तो 1 बचा है, 6 बचा है, 10, 11, 12 भी नहीं किया अभी तक ना। Okay, so chapters completed. We have completed chapter number 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 बचा है, 12 बचा है, 13 हो गया, 14 बचा है, फिर आया 15, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर्स, जिसका कहने के लिए अभी बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लास्ट में करेंगे। फिर आता है ट्रायंगल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसको तो हम ऑफलाइन में ही शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, कभी ऑनलाइन नहीं पकड़ेंगे। फिर आया हमारा 10 हो गया सर्कल्स, 12 हो जाएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर कंस्ट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन है, सर 11। वो उसके नीचे लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने एक मेजर पार्ट ना रिमूव कर दिया है, तो कंस्ट्रक्शन एक क्लास में हम खत्म कर पाएंगे। अब मैक्सिमम मान लो 1.5 क्लास लगेगा, कंस्ट्रक्शन से कुछ चीजें उन्होंने रिमूव किया। और लास्ट में आया हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा 3 क्लास लग जाना। तो गाइस अब देखो चैप्टर्स तो अभी भी अच्छे खासे बचे हुए हैं, जिसमें से ये दोनों हमारा भी अगला नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिलहाल। ओके सर्कल्स करेंगे, सर्कल्स के बाद हम सीधा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पे जंप कर जाएंगे। निखिल सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट रिमूव्ड है, किसमें कह रहे हो? सर ट्रायंगल चैप्टर सिमिलर सर्कल नहीं सर, सिमिलर ट्रायंगल वाला। अरे पूरा ट्रायंगल चैप्टर ही सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। वो एक्चुअली में कुछ थ्योरम्स वगैरह हटाए हैं उन्होंने, ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हटाया है। हाँ वो रेशियो वगैरह हटाया, मतलब प्रूफ हटाया है, ठीक है। कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं ना, तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड वगैरह, वो पार्ट हटाया है। लेकिन पूरा चैप्टर खाली सिमिलैरिटी पे ही बेस्ड है। सो मीनवाइल हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। इनफैक्ट चाहो तो चैप्टर नंबर 12 को सीधा शुरू भी कर सकते हैं, उसमें कुछ 10th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होने वाला अगर ऑनेस्टली बात करें तो। बट चलो 10 से शुरू करके 12 पे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। बाकी आप लोग क्या चाहते हो? मैं 10th या 12th में से कोई एक शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग अगर 10th या 12th में से कोई किसी का ज्यादा पसंद है तो बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। सर 10th सही है सर। यस सर 10 से ही शुरू कीजिए। 10th जल्दी खत्म हो जाएगा, 12th में टाइम लगेगा। सबका 10th ही आ रहा है, सब सर्कल्स ही जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10। अगर आपको याद होगा तो क्लास 9th का जो सर्कल्स चैप्टर था वो खासा लंबा टॉपिक था, ठीक है। बहुत सारे थ्योरम्स थे उसके अंदर। लेकिन यहां जो रहेगा इसमें सिर्फ 2 थ्योरम्स है। ये दिख रहा है आपको? पहला थ्योरम, थ्योरम 10.1। यस सर। और इसके बाद दूसरा थ्योरम 10.2। ठीक है, ये आपका दूसरा थ्योरम हो गया 10.2 और ये हो गया आपका मतलब चैप्टर खत्म कहने के लिए। ओके, तो 2-3 बेसिक चीजें हैं जो 9th का यूज होगा, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम 10th का एक्चुअल पार्ट पे आएंगे। ओके, जो 9th के सिर्फ जो चीजें हमको चाहिए मैं बस उतने पे बात करूंगा। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। Concepts of class 9 circles needed for class 10 सर्कल्स। ठीक है, मतलब 9th सर्कल से कौन सा पार्ट 10 सर्कल्स में यूज होने वाला है। अच्छा, आप लोगों ने वो पढ़ा था कि सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, उससे पहले
चलो छोटे मोटे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसका क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। एक एक करके मैं नाम लेता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। नाम लूंगा, क्विकली अनम्यूट कीजिएगा और अगर डेफिनेशन पता है तो बता देना, ठीक है। सो अंशु अनम्यूट करो खुद को। अंशु अनम्यूट करो जल्दी से, अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लिया। बोलो सर्कल क्या होता है? सर एक सेंटर से रेडियस जाता है उसे सर्कल ड्रोन होता है सर। सेंटर से रेडियस जाता है उससे और कोई कहना चाहेगा कुछ सर्कल का डेफिनेशन? आयशा, सर्कल का डेफिनेशन अगर पूछूं तो क्या बोलोगे? आयशा, सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा? यस सर। सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा आयशा? पेज पलटने की जरूरत नहीं है, माइंड पलटो। आवाज आ रहा है पेज पलटने का? बताओ। दिस इज एक्सट्रीमली पुअर आयशा। आई मीन आप कुछ कह भी नहीं रहे हो, पेज पलट रहे हो, शायद वहां पे मिला नहीं यार। 10th के बुक में आपको लगता है क्लास 6-7 का सर्कल का डेफिनेशन लिखा होगा? सर बुक नहीं प्रियंका कह रही है द रीजन फ्रॉम सेंटर टू इट्स बाउंड्रीज इज इक्वल। कह सकते हो। अंशु का कहना है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। अंशु वेरी मच मतलब डेफिनेशन का एक पार्ट है ये। निखिल कह रहा है सर्कल इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स। अंशु ने भी कहा। आयशा आपके मुंह से कुछ आंसर ही नहीं आया। दिस इज एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, शिक्षा क्या कहना चाहते हो? हैंड रेस किया आपने, बताओ। A circle is a round shaped figure with no corner and its विथ नो कॉर्नर्स एंड एजेस। ठीक है। श्रेय का आया है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच अ कांस्टेंट डिस्टेंस एट अ पॉइंट। चलो थोड़ा सा इंग्लिश गलत है लेकिन भावनाएं एकदम सही है श्रेय की। विश्वास, it is a closed figure with a center and the distance from its center to any part of the circumstances are equal. Very good विश्वास, very good। चलो तो मैं श्रेय और विश्वास का आंसर जो बहुत एक्यूरेट लिखा इन्होंने उसी को मैं मिलाता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं। इसको कहते हैं a closed curve। ठीक है, a closed curve या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ठीक है, अ क्लोज कर्व या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अल्टीमेटली सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होता है ना, अब देखो सर्कल के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, राइट? ठीक है, अब उन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट को उठा के देखोगे तो सेंटर से उसका डिस्टेंस बराबर होता है ना, राइट? डेफिनेशन भी यही है और कुछ डेफिनेशन है ही नहीं। ये रेडियस और सेंटर वर्ड तो हम बाद में लाते हैं, अभी फिलहाल जब बात होती है ना डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में बस इतना ही बोला, डेफिनेशन की तो बस इतना ही बोला जाता है कि सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच इज वेयर ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। where all the points are equidistant from a fixed point या फिर collection of all the points equidistant from a fixed point। ठीक है,
अब यहीं पे जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस जो हम कह रहे हैं, तो यही जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये चीज तो आई होप अब आप सबको बेसिक पता ही है, डायमीटर उसका डबल हो जाता है। चलो नेक्स्ट थोड़ी सी और, कोमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को, आपका नेट का इशू है, चैट में फटाफट बताओ कॉर्ड क्या होता है। मीनवाइल निखिल अनम्यूट करके बताओ कॉर्ड क्या होता है। लाइन होता है जो मतलब रेडियस को बिना टच किए दोनों सर्कल को कट करता है। गलत गलत मतलब सर्कल के दो पार्ट में कट करता है। गलत। कट और नहीं कुछ? करता सर, ज्वाइन करता है, कट नहीं करता। और कुछ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? उसने थोड़ी सी गलती की है निखिल ने, सब कुछ सही था, 2-3 वर्ड्स गलत यूज कर लिए। कोमल का कहना है लाइन विच इज ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये गलत होगा कोमल। विकास, विकास कुमार लगता है अभी ज्वाइन किया हो। विकास कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सर्कल वर्ड डेफिनेशन यूज करना गलत होगा एक्चुअली में। कोई और? प्रियंका, कॉर्ड क्या होता है? सर डायमीटर को छोड़ के बाकी सारा लाइन कॉर्ड होता है। अच्छा ठीक है, लाइन, अब ये जो लाइन वर्ड यूज करते हो ना, नो सर, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, एक्चुअली में आपको यूज करना चाहिए। देखो गाइस, जब हम लाइन, ये चीज तो आपके दिमाग में ना अब क्लियर होनी चाहिए। ऐसे पूछेंगे नहीं बोर्ड्स में, बट जब आपसे कोई फैकल्टी जब डेफिनेशन पूछता है ना, तो ही एक्सपेक्ट्स कि आप इन तीनों के बीच का अंतर समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताओ। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अंतर क्या होता है? इसके नो एंड पॉइंट, हाँ, इसके नो एंड पॉइंट, मतलब कि लाइन, जब बोला ना लाइन, तो मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे यहां से मैंने अगर लाइन बनाना शुरू किया आपके घर तक का, तो ये आपके घर से भी आगे निकल जाएगा, मेरे से भी पीछे निकल जाएगा, ठीक है। रे क्या हुआ? ओनली वन एंड पॉइंट। तो मान लो कि अगर मैं रे ड्रॉ कर रहा हूं मेरे यहां से, तो मैंने अपने यहां पे एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया और आपके घर की तरफ मैं रे ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो रे बनेगी ना, उसका एक पॉइंट तो फिक्स होगा मेरे पास, लेकिन जो दूसरा होगा वो आपके घर को क्रॉस करके आगे निकल गया होगा। और जब बात होती है लाइन सेगमेंट की, तो 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब मैं लाइन सेगमेंट की बात करूंगा फ्रॉम माई पोजीशन टू योर पोजीशन, तो हमारा दोनों का जो पोजीशन है ना, वहीं पे लाइन एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पे खत्म हो जाएगी, उससे आगे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अब आप लोग जब मैंने कॉर्ड के बारे में पूछा ना यार, तो कॉर्ड एक्चुअली में क्या होता है ये समझो। कहीं पे भी देखोगे तो वो बोलेगा अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट वेयर बोथ द end points lie on the circle, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट ना सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। हाँ श्रेय, एग्जैक्टली। मतलब आपको क्या करना है, आपने मान लो आपने एक सर्कल बनाया,
आपने ऐसे एक सर्कल बनाया मेरे जैसा, ये गंदा सा सर्कल ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर मान लो कि मैंने प्रियंका को बोला, उसने यहाँ पे एक डॉट लगाया, ठीक है, कोमल को बोला, उसने यहाँ पे एक डॉट लगाया सर्कल के ऊपर, और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस डॉट से शुरू करते हुए इस डॉट के ऊपर ये लाइन बना दी, ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लाइन सेगमेंट हो गया कॉर्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन नाउ? आई होप आपको अब डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। आप में से बहुत लोग सही कह रहे थे, लेकिन अब जब लाइन वर्ड यूज करते हो ना, तो लाइन वर्ड में क्या हो जाता है, मतलब अब देखो, ये बनाया एक और गंदा सा सर्कल जो थोड़ा सा एलिप्स का शेप हो गया। अब मान लो कि सेम प्रियंका ने यहाँ पे डॉट लगवाया, कोमल ने यहाँ पे डॉट लगवाया, और अब मैं इन दोनों डॉट को ज्वाइन करके इसको पास कर दिया, ठीक है। तो अब अभी फिलहाल ये क्या है, क्या ये दोनों एंड पॉइंट पे खत्म हुआ? नहीं। अब ये कहने के लिए ये क्या बना, नाउ दिस इज अ लाइन, नाउ दिस इज अ लाइन कटिंग, इसका भी अलग नाम है भाई साहब, अ लाइन कटिंग द सर्कल at two different points, a line cutting the circle at two different points, ठीक है। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? एनीवन? सर सेकंड। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड विश्वास, वेरी गुड निखिल। इसको कहते हैं सीकेंट। प्रियंका आर्क नहीं कहते, अभी बताते हैं आर्क क्या होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग सीकेंट, ओके। डिफरेंस देखो दोनों में। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड के एंड, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट वेयर बोथ द एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। सीकेंट इज अ लाइन कटिंग द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब कह सकते हो भावनाओं को समझाने के लिए, सीकेंट से ही कॉर्ड बनता है। अगर सीकेंट में से यहां से इतना पार्ट हटा दे और यहां से इतना पार्ट हटा दे, तो ये क्या बन जाएगा, फिर तब बन जाएगा ये कॉर्ड, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने? सर्कल देख लिया, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, सीकेंट। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। सर। हाँ बोलो सर सीकेंट एक बार और बता दीजिए। सीकेंट क्या होता है, आप एक सर्कल बना लेना और एक लाइन बना लो, जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, और लाइन का कुछ हिस्सा सर्कल के बाहर भी होना चाहिए बस, ठीक है। एक लाइन जिसका कुछ हिस्सा सर्कल से बाहर होना चाहिए और सर्कल को दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। थोड़ा सा मान लो अगर और क्लियर करना चाहते हो तो इधर एरो बना देना इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है ना? मतलब ऐसे एक सर्कल बना लिया और एक सर्कल बना के बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो अलग अलग पॉइंट पे जब भी कट करेगा ना, तो ये जो भी आपने ड्रॉ किया था लाइन, ये लाइन को सीकेंट वाली लाइन बोलेंगे। इज दिस क्लियर? सर। हाँ प्रियंका। सर अगर लाइन सेगमेंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो उसको सेकंड कह सकते हैं? हाँ कह सकते हो। अगर लाइन सेगमेंट को आपने इंक्रीज कर दिया और अब उसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहे, सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहे, उस केस में आप उसको सीकेंट बोल सकोगे, ठीक है। एंड जिसने अभी सीकेंट के बारे में पूछा था, इज इट क्लियर? यस सर। ओके विकास, चलो तो सीकेंट तक हमारा काम तमाम है। नेक्स्ट अब आते हैं आर्क पे।
क्योंकि अभी मैंने देखा था किसी ने आर्क को गलत समझा है। हाँ जी, चलो चैट बॉक्स में बताओ आर्क क्या होता है। नाम लेते हैं हम विश्वास का। विश्वास अनम्यूट करके बताओ। और यार कोई गूगल मत करना, ना ही बुक से देखना, जो समझ में आता है, जो आता है वही बताओ। विश्वास ने बता दिया। विश्वास, ये सर्कमस्टेंस वर्ड जो है ना, ये मैं शायद नहीं देखा हूं कहीं पे भी। सर सरकमफेरेंस लिख रहे थे सर, सर्कमस्टेंस लिखा गया है सर। अच्छा, डिक्शनरी का कमाल। देखो सर्कल एकदम शॉर्ट में, क्योंकि हम तो अभी बोर्ड में ये सब पूछेंगे नहीं आपको, तो क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ अ सर्कल मतलब क्या? मान लो कि ये सर्कल बना और इस सर्कल में से यहां पे प्रियंका ने डॉट लगाया, यहाँ पे कोमल ने डॉट लगाया, और ये जो पार्ट है ना, इसको काट के बाहर निकाल दिया। इतने पार्ट को काट के यहाँ पे बाहर निकाल कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट, या जैसे कहते हैं ना चूड़ी जो पहनती है लड़कियां, वहां पे जब वो टूट जाता है तो हर पार्ट को ना आप आर्क कह सकते हो, ठीक है। टूटी हुई चूड़ियों को हर पार्ट को आप आर्क कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन आर्क। सर्कमफेरेंस वर्ड गलत नहीं होगा वैसे विश्वास। सर्कमफेरेंस एक्चुअली हम क्यों यूज करते, देखो सर्कमफेरेंस हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हम एक सर्कल का पूरा पेरीमीटर का बात कर रहे हो, ठीक है। पूरे सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अभी आर्क क्या है? आर्क एक शेप है, ठीक है। और वो शेप कब बनता है? जब सर्कल में से आप थोड़ा सा भी हिस्सा निकाल दोगे ना, तो जो शेप बनता है उसको हम आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करना अवॉइड ही करो बस, ठीक है। सर्कमफेरेंस सिर्फ कहाँ पे यूज करोगे आप? जब आपको हम पूछ रहे हैं बताइए पेरीमीटर कितना है, या आपने एक चक्कर लगाया सर्कल का तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तब सिर्फ तभी सर्कमफेरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। प्रियंका जी, आर्क समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या? मतलब याद आया कि नहीं? याद आना चाहिए ना, पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, हाँ। एक होता है मेजर आर्क, ये नहीं कि मेजर मतलब कि अब ये कुछ हम लोग आर्मी का बात कर रहे हैं। एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क में जो अंतर है ना गाइस, छोटा सा अंतर है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ये सर्कल को देख रहे हो, जब सर्कल में से वो जो दो पॉइंट है उनको हमने वहां पे हमने कट किया, तो एक आर्क बनेगा छोटा सा और एक आर्क बनेगा बड़ा सा। तो उस केस में छोटे वाले आर्क को हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और बड़े वाले आर्क को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। अगर मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में बोलूं तो इसका यही मतलब है, और इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक इतना जो हिस्सा है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज अ माइनर आर्क, एंड ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया ना, ये बड़े वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर आर्क। अब आपके बुक में ना ऐसे नहीं लिखा होगा कि आर्क को काटिए, एक सर्कल को काटिएगा, छोटा वाला जो पार्ट होगा उसको हम माइनर बोलेंगे और बड़ा वाला जो पार्ट होगा उसको हम मेजर बोलेंगे। एक्चुअली में जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन कहता है इफ द एंगल, अब हम चलते हैं हाईफाई टर्मिनोलॉजीज पे, इफ द एंगल subtended at the center
if the angle subtended at the center of the circle is more than 180. इतना सब लिख ही दिया तो more than भी लिख ही देते हैं. If the angle subtended by an arc at the center of the circle is more than 180 degree, then it is called as a major arc. ठीक है? And if the angle is less than 180 degree, then the arc is called minor arc. ठीक है? अब ये एंगल सबटेंडेड वाला वर्ड थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो. बेसिकली आर्क के तो एंड पॉइंट क्लियर होता है ना, हमको पता रहता है कि आर्क के एंड पॉइंट क्या है. यहां पे एक सर्कल बना लेते हैं. ठीक है? और यहां एक एंड पॉइंट, यहां पे दूसरा एंड पॉइंट, और बीच में हमारा आ जाता है मान लीजिए सर्कल. ठीक है? फिर हमने यहां से लेके यहां तक ऐसे ज्वाइन किया, यहां से लेके यहां तक ऐसे ज्वाइन किया. ठीक है? अब यहां पे एक एंगल है और यहां पे दूसरा एंगल है. कौन सा एंगल 180 से कम है? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? बताइए. 180 से कम कौन सा लग रहा है? राइट वाला. राइट वाला 180 से कम लग रहा है. तो डेफिनेशन क्या कहता है कि आर्क के एंड पॉइंट्स सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ठीक है, सबटेंड करेगा, जो जब वो हम बोलते हैं ना आर्क सबटेंड, आर्क एक्चुअली में जब सबटेंड वर्ड यूज करते हैं तो एक्चुअली में उसके जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो एंड पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनता है उसकी बात होती है. तो सबटेंड एक्चुअली में हमको ये सब लिखना नहीं पड़ता है कि एंड पॉइंट क्या एंगल बना रहा है. सबटेंड का मतलब है एंड पॉइंट से सेंटर की तरफ लाइन बनाएंगे और उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, अगर वो एंगल 180 से कम है तो जो आर्क ने 180 से कम बनाया उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और अगर एंगल 180 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क. ठीक है? तो ये वाला एंगल हमारा लेस देन 180 है और दूसरा वाला हमारा मोर देन 180. ठीक है? तो लेस देन 180 है तो इस साइड वाला आर्क क्या होगा? माइनर आर्क. इस साइड वाला हो जाएगा आपका मेजर आर्क. कोई दिक्कत है किसी को? इज द डेफिनेशन क्लियर नाउ गाइस? यस सर. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब जैसे हमने आर्क वर्ड समझा ना, तब हम अब सेक्टर वर्ड को समझ सकते हैं. और सेक्टर समझना जरूरी है बिकॉज चैप्टर नंबर 12 में उसका यूज होता है. निखिल का एक क्वेश्चन है कि सर अगर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसको आर्क बोलेंगे? जरूर बोलोगे निखिल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आपके मन में भी आया होगा. if a circle is divided into 2 equal
if a circle is divided into two equal arcs, into two equal parts कह रहे हैं, then each part is called as arc. ठीक है, each part is called as arc बोलोगे या equal arc बोलोगे, ठीक है। एक्चुअली में तभी उसका नाम होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनता कब है? जब आप सर्कल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हो, तब उस शेप को ही तो सेमी सर्कल कहते हैं। वहां पे मेजर माइनर वर्ड आएगा नहीं, क्योंकि दोनों ही केस में एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे एक सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं पूछेगा, वो सेमी सर्कल बस बोलकर चुप करा देना जो भी ये पूछे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेक्टर का। जल्दी से बताओ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर चैट में बताओ। एरिया ऑफ अ सर्कल, मैं नाम लेता हूं, आयशा। चलो, इसमें तो आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? आयशा परवीन, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? इस पॉइंट पे मुझे अच्छा नहीं लगता। 3 लोगों का रिस्पांस आ चुका है जिनसे मैंने नहीं पूछा, और जिससे पूछ रहा हूं उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है? पता है ना, ये सारी चीजें नोट होती हैं पीटीएम वगैरह। जब मैं लूंगा उस टाइम पे मैं आपके बारे में यही सारी चीजें फिर बताऊंगा आपके पेरेंट को क्या चल रहा है। ऑफलाइन टेस्ट हमारे लेने का मेन टारगेट यही था। यहाँ पे आकर टेस्ट दोगे, चीटिंग वीटिंग नहीं होगी, पीटीएम वगैरह में फिर आपके पेरेंट्स को बता सकेंगे हम लोग की क्या पोजीशन है। श्रेय का रिस्पांस आया, शिक्षा का रिस्पांस आया, अंशु का रिस्पांस आया, विश्वास का रिस्पांस आया, प्रियंका का रिस्पांस आया। जिससे पूछा उसका रिस्पांस नहीं आया। क्लास करना ही नहीं है, इसको करते रिमूव। यहाँ से बोल दो अपने पेरेंट को क्यों रिमूव किया। इट्स अ प्रॉपर। कैसा फील होता है यार, ऑफलाइन क्लास में तो हिम्मत नहीं होगी ऐसे चुप रहने के लिए। बताओ, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा हूं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इंटरनेट का इशू है नहीं। ओके गाइस, सेक्टर। श्रेय थोड़ा सा गलत है यार, चेक करो क्या लिख सकते हैं। निखिल, सेक्टर क्या होता है, कुछ आइडिया है? विश्वास का कहना है पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। वेरी मच वही है विश्वास, मतलब भावनाएं सही है आपकी। अंशु कह रही है, कह रहा है 2 स्पेशल पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। प्रियंका ने एकदम परफेक्ट रिस्पांस दिया है। सेक्टर इज पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई। वेरी गुड। मतलब एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट अगर बात करें तो सेक्टर इज द एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल enclosed between area of the circle enclosed between
2 radii and area of the circle enclosed between 2 radii and the corresponding arc, ठीक है, and the corresponding arc। जैसे कि डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझोगे, बहुत अंग्रेजी लिखी है यहाँ पे। हाँ, ये अपना सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन 2 पॉइंट से अगर हम रेडियस बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा माइनर आर्क कंसिडर कर लेते हैं। तो फिलहाल ये जो एरिया हो गया ना, ये एरिया, इसी को हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है ना। इसी एरिया को बोला जाता है सेक्टर। श्रेय ने लिखा है रीजन एनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई बाय एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। हाँ श्रेय लिख सकते हो, अब सही है, ठीक है गाइस। अच्छा, मतलब ये कहने के लिए सर्कल का एरिया का एक पार्ट है, सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, और इसका यूज होगा, हाँ सेक्टर वाला पार्ट का यूज होता है चैप्टर नंबर 12 में। तो यहीं पे इसको दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। डेफिनेशन जरूरत नहीं है, सेक्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए और सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, where theta is the angle enclosed by एंगल एनक्लोज। बाकी समझ जाओगे कौन सा एंगल का बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल का बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, क्लियर है ना। मान लो कि थीटा आपको दिया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का थीटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है और रेडियस दे दिया मैंने, तो उस केस में आप सेक्टर का एरिया बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्क जब हम पढ़े थे तो आर्क में हमने पढ़ा 2 तरीके के आर्क, माइनर आर्क पढ़ा, मेजर आर्क पढ़ा। अब सेक्टर क्या है, तो सेक्टर होता है 2 रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट, है कि नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे आर्क इन्वॉल्व हो गया और आर्क 2 किस्म के होते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो इसीलिए जो सेक्टर भी होते हैं ना वो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। सेक्टर भी 2 किस्म के होते हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मेजर सेक्टर में क्या होता है, मेजर आर्क आएगा। माइनर सेक्टर में क्या होगा, माइनर आर्क आएगा। ओके, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्लियर। या फिर ये थीटा से भी कह सकते हैं, थीटा 180 से ज्यादा होगा तो मेजर सेक्टर, थीटा 180 से कम होगा तो माइनर सेक्टर। ओके, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, लीव मत कीजिएगा, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। हमने सेक्टर कर लिया, आर्क वगैरह कर लिया, सीकेंड भी पढ़ लिए, टेंजेंट बच गया, हाँ। और हमारा जो टेंजेंट के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर इन्वॉल्व है, फुल चैप्टर इसी के ऊपर इन्वॉल्व है। ओके, टेंजेंट क्या होता है मैं खुद ही लिख देता हूं, अ लाइन। ध्यान से देखो, मैं लाइन सेगमेंट नहीं लिख रहा हूं, अ लाइन टचिंग द सर्कल, a line touching the circle at exactly
1 point, at exactly 1 point. ठीक है, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट वाली लाइन। इसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट वाली लाइन। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे 2-3 डायग्राम्स बनाता हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये लड्डू नहीं बना रहा हूं आपको खाने के लिए, 3 सर्कल बने हैं। ठीक है, और देखो अब क्या हो सकता था, एक सर्कल और एक लाइन के बीच में सिनेरियो को देखो, या तो ऐसा हो सकता था, या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। ये क्या कह रहा हूं मैं, दिस इज द सिनेरियो between a circle and a line। ठीक है, सिनेरियो बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। तो गाइस सिर्फ तीन केसेस बनते हैं। पहला केस जो आपके सामने दिख रहा है, उस केस में इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट वाली लाइन, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। यही टेंजेंट वाला केस है। देख सकते हो सर्कल है और ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। यहां पे मान लो ये पॉइंट था। ओके, और ये तीसरा आपका हो गया जहां पे सर्कल और लाइन के बीच में नो इंटरसेक्शन। यही होगा ना, इसके अलावा कोई चौथा केस तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहीं पे फिलहाल हम एंड करते हैं। थ्योरी वाला पार्ट कह सकते हो डन है। टेंजेंट का मतलब एक लाइन जो कि सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करता है। ओके, इसके अलावा आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूं कल के लिए। कोशिश कीजिएगा try to complete 10.1 from your side। ठीक है, जितना बनता है कीजिएगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। खुद से पढ़कर 10.1 को सॉल्व करने का कोशिश करना। ज्यादा से ज्यादा मैंने आधा घंटा 40 मिनट का काम दिया है, आधा घंटा से 40 मिनट। सेक्टर बता देता हूं, वैसे मेरी एक क्लास है एक्चुअली, थोड़ी सी टाइम है मेरी। सेक्टर निखिल, बस आप एक सर्कल बनाना, उस सर्कल में आर्क मतलब सर्कल के ऊपर का कोई भी 2 पॉइंट पकड़ना और उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, एक ये पॉइंट लगाया, एक ये पॉइंट लगाया, इन दोनों पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, मेरा रेडियाई बन गया। 2 रेडियस, उसको प्लूरल रेडियाई बोलते हैं। और इसके करेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एक आर्क है, माइनर आर्क है। तो ये माइनर आर्क और ये 2 रेडियाई के बीच में जो एरिया है ना, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और वही अगर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये क्या, कौन सा, ये जो येलो कलर से ड्रॉ किया, ये क्या है, ये मेरा 2 रेडियाई और मेजर आर्क के बीच का एरिया है। इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, क्या अभी क्लियर है निखिल? चलो, ओके, ग्रेट, वेलकम। सो गाइस, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय विश्वास, मिलते हैं कल।